नमस्कार बच्चों, आज हम 1935 का भारतीय शासन अधिनियम प्रांतीय सरकारें के बारे में चर्चा करेंगे। प्रांतीय शासन भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय शासन की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन किया गया। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को जो भी सत्ता प्राप्त थी वह केंद्रीय सरकार के द्वारा ही उनको प्रदान की गई थी। यद्यपि व्यवहार में हस्तांतरित विषयों का प्रशासन लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिया गया था, लेकिन वैधानिक दृष्टि से भारत सरकार की प्रांतीय सरकारों के शासन में हस्तक्षेप करने की शक्ति पर कोई प्रतिबंध न था। 1935 के अधिनियम द्वारा बच्चों हमने प्रांतीय सरकारों को समझने के लिए चर्चा करी है और इसमें प्रमुख रूप से गवर्नर की शक्तियां क्या थीं, प्रांतों को किस तरह संघीय और राज्य सूचियों में बांटा गया, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो 1935 के अधिनियम द्वारा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया कि प्रांतों को पहली बार पृथक वैधानिक सत्ता प्रदान की गई। अब प्रांतीय सरकारें भारत सरकार की अभिकर्ता मात्र नहीं, वरन उन्हें पृथक अस्तित्व और सत्ता प्राप्त हो गई। यद्यपि केंद्र में संघ की स्थापना हुई, लेकिन 1 अप्रैल 1937 से प्रांतों को कम या अधिक रूप में स्वायत्तता प्राप्त हो गई और प्रांतों के साथ संघीय आधार पर व्यवहार किया गया। इसके बाद बच्चों गवर्नर जो थे उसके बारे में हम बताएंगे। 1935 के अधिनियम ने प्रांत की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित की थी। गवर्नर सम्राट का प्रतिनिधि होता था। बम्बई, मद्रास और बंगाल के गवर्नरों को सम्राट भारत मंत्री की सिफारिश पर नियुक्त करते थे और अन्य प्रांतों के गवर्नरों को गवर्नर जनरल की सिफारिश पर। उनकी उपलब्धियां, पदावधि और सेवा की शर्तें भी वही रहीं जो 1919 के अधिनियम के अधीन थी। इसके बाद बेटा इनकी जो वैधानिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। अतः अब गवर्नर की वैधानिक स्थिति में परिवर्तन हो गया। जब गवर्नर उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर कार्य करता था, वह गवर्नर जनरल के नियंत्रण से मुक्त होता था। लेकिन जब वह अपने विवेक अथवा व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर कार्य करता था, गवर्नर जनरल के नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होता था। गवर्नर की शक्तियों में इस अधिनियम द्वारा प्रांतों से वैध प्रणाली का अंत कर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। अतः साधारण परिस्थितियों में गवर्नर से यह आशा की जाती थी कि उसके द्वारा मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर कार्य किया जाएगा। लेकिन अधिनियम का उद्देश्य गवर्नर को एक वैधानिक शासक बनाना था। अतः अधिनियम के द्वारा गवर्नर को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई। अधिनियम में गवर्नर को 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त थीं। पहली, मंत्रियों के परामर्श के आधार पर प्रयोग की जाने वाली शक्तियां। दूसरे शब्दों में वैधानिक प्रधान के रूप में उसकी शक्तियां। दूसरी स्वविवेकीय शक्तियां और तीसरी विशेष उत्तरदायित्व से संबंधित शक्तियां। इनमें दूसरे और तीसरे प्रकार की शक्तियां ही आधारभूत थीं और गवर्नर की स्वविवेकीय शक्तियां जो थीं उसमें उसका यह तात्पर्य था कि गवर्नर के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों से परामर्श किए बिना ही अपने विवेक के अनुसार किया जा सकता था। गवर्नर को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्रों में स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त थीं। इनमें प्रमुख रूप से कार्यपालिका के क्षेत्र में, विधायी क्षेत्र में और वित्तीय क्षेत्र में। तो कार्यपालिका के क्षेत्र में बच्चों सबसे पहले
अधिनियम की धारा 91 के अनुसार उपवर्जित क्षेत्रों और पिछड़ी हुई जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन। फिर मंत्रियों की नियुक्ति और पद से हटाना। फिर मंत्रियों के वेतन जबकि वे विधानमंडलों के द्वारा निश्चित न किए जाए निश्चित करना। इसके बाद शासन तंत्र को नष्ट भ्रष्ट करने के उद्देश्य से की गई हिंसक और विनाशकारी कार्रवाइयों को रोकना। इसके बाद बच्चों, गुप्तचर विभाग की सूचनाओं को ऐसे व्यक्तियों को दिए जाने से रोकना जिसके लिए उन्हें आदेश न दिया हो। इसके बाद बच्चों, प्रांतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और प्रतिरक्षा के संबंध में गवर्नर के निर्देशों का पालन। अब बेटा ये कार्यपालिका क्षेत्र की शक्तियाँ हुई। अब इसके बाद विधायी क्षेत्र में आएंगे तो सबसे पहले प्रांतीय विधानमंडलों की बैठक बुलाना, स्थगित करना और उन्हें विघटित करना। उसके उपरांत प्रांतीय व्यवस्थापिका में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों की पुनः स्थापना के लिए पूर्व अनुमति देना। और फिर तीसरे नंबर पे किसी विधेयक अथवा उसकी किसी धारा पर चल रहे वाद विवाद को रोकना। और चौथे नंबर पे प्रांतीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना, निषेध अधिकार का प्रयोग करना अथवा उन्हें गवर्नर जनरल के विचारार्थ रक्षित रखना। इसके बाद अध्यादेश प्रवर्तित करना तथा गवर्नर के अधिनियमित करना। बच्चों, इसके बाद में तीसरे नंबर पे वित्तीय क्षेत्र में जो शक्तियाँ दी गई थी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वित्तीय क्षेत्र में गवर्नर को यह निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त था कि बजट के कौन सी मत सापेक्ष हैं और कौन से मत निरपेक्ष। इसके अतिरिक्त वह बजट के मत सापेक्ष भाग में विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत अथवा कम की गई किसी अनुदान मांग को यथापूर्व स्थापित कर सकता था। इस प्रकार गवर्नर को व्यवहार में प्रांत के संपूर्ण बजट पर अधिकार प्राप्त था। उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त गवर्नर को अधिनियम की धारा 93 के अनुसार एक और अत्यंत महत्वपूर्ण स्वविवेकी शक्ति प्रदान की गई थी। इसके अनुसार गवर्नर को अधिकार प्राप्त था कि आवश्यक होने पर प्रांतीय शासन की सभी शक्तियां गवर्नर अपने हाथ में ले ले। इसके अनुसार उसे यह घोषणा करनी होती थी कि प्रांत में संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन का संचालन नहीं किया जा सकता। घोषणा के बाद वह मंत्रिपरिषद को अपदस्थ कर सकता था, विधानसभा का विघटन कर सकता था और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त प्रांतीय सरकार के समस्त सरकारी निकायों का शासन अपने हाथ में ले सकता था। नवंबर 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद गवर्नर के द्वारा उपयुक्त शक्ति का ही प्रयोग किया गया था। गवर्नर के अब विशेष उत्तरदायित्व और मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों। अधिनियम की धारा 52 के द्वारा गवर्नर के कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी निश्चित किए गए थे, लेकिन गवर्नर मंत्री परिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। और इन उपबंधों में वस्तुतः मंत्री परिषद का जो प्रभाव था वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण मंत्रिपरिषद के सदस्य विशेष उत्तरदायित्वों से संबंधित कार्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर पाते थे। इसलिए गवर्नर को विशेष उत्तरदायित्व दिए गए। उसमें सबसे पहले बेटा प्रांत अथवा उसके विभिन्न किसी भाग में शांति की स्थापना अथवा शांति भंग करने वाले खतरे का निवारण। फिर दूसरे नंबर पे अल्पसंख्यक वर्गों के उचित हितों की रक्षा करना। तीसरे नंबर पे सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और उचित हितों की रक्षा। नेक्स्ट, देशी रियासतों के अधिकारों तथा उसके शासकों के हितों और प्रतिष्ठा की रक्षा करना। पाँचवें नंबर पर व्यापारिक विभेदों की रोकथाम। छठे नंबर पर आंशिक रूप से उपवर्जित क्षेत्रों का प्रशासन। और सातवें नंबर पर गवर्नर जनरल के आदेशों और निर्देशों का पालन करना जो वे उसके लिए जारी करें।
उपयुक्त के अतिरिक्त प्रांत के एडवोकेट जनरल को नियुक्त करने में वे प्रांतीय पुलिस पर प्रभाव डालने वाले नियमों का संशोधन करने में भी गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते थे। विशेष उत्तरदायित्वों के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह थी कि गवर्नर इस बात का निर्णय अपने व्यक्तिगत विवेक के अनुसार करते थे कि उसका कोई विशेष उत्तरदायित्व कब अंतर्ग्रस्त होता है। विशेष उत्तरदायित्व इतनी अधिक अस्पष्ट भाषा और वाक्यों में थे कि इनके आधार पर गवर्नर के द्वारा उत्तरदायी शासन में मनचाहा हस्तक्षेप किया जा सकता था। शांति और सुरक्षा तथा अल्पसंख्यक वर्गों के उचित अधिकार, ये वाक्यांश नितांत अस्पष्ट थे और इनका अर्थ गवर्नर पर छोड़ देने का मतलब उसे स्वेच्छाचारी बनाना था। प्रोफेसर कीथ इन उत्तरदायित्वों के संबंध में लिखते हैं कि यदि प्रांतों के गवर्नर इन विशेष उत्तरदायित्वों के आधार पर गंभीरता से कार्य करें तो यह निश्चित है कि उत्तरदायी शासन कभी उत्पन्न नहीं होगा। तो बच्चों, आज के व्याख्यान में इतना ही।